Hello student, welcome to the first lecture of DNF block element. This is a very important chapter from inorganic chemistry. Inorganic chemistry का ये बहुत ही important chapter है. अगर आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा है, रेडॉक्स पढ़ा है या फिर अगर इनके नाम भी सुने तो इन तीनों चैप्टर में आपका डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स का कंसेप्ट आता है. कोऑर्डिनेशन में तो बेटा हम लोग बहुत जगह पे डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज करेंगे. रेडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर है उसके अंदर बहुत सारे जो टाइट्रेशन के रिएक्शंस आएंगे उसमें डीएनए ब्लॉक का यूज होता है. एंड मोल कंसेप्ट तो डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स के बिना अधूरा है. तो बहुत सारे चैप्टर्स में ये डीएनए ब्लॉक एलिमेंट आता है. ये आपके एंट्रेंस के लेक्चर है नीट एंड जेई के हिसाब से. द कंसेप्ट इज गोइंग टू बी इन वेरी मच डिटेल, बट मैं उनको बहुत इजी बनाऊंगा. जो भी एक्सेप्शनल केसेस है मैं आपको लेक्चर्स के दौरान बताऊंगा. तो पूरे नोट्स जब आपके कंप्लीट होंगे स्टूडेंट्स तो सब एक्सेप्शनल केसेस एक ही जगह पे होंगे आपके पास. तो आपको एग्जाम के टाइम में दूसरी जगह पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके नोट्स एकदम कंप्लीट होंगे. नाउ डीएनए ब्लॉक एलिमेंट जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर है. इसके अंदर मेन जो टॉपिक है बेटा वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. एफ ब्लॉक जो है उसमें बहुत सारे मैन मेड एलिमेंट्स हैं और उनका शॉर्ट मतलब जो लाइफ टाइम है बहुत ही कम होता है. तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा. बट हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में भी बहुत सारा जो भी डिस्कशन करेंगे वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हिसाब से देखेंगे. नाउ इफ आई टॉक अबाउट योर एंट्रेंस एग्जाम, नीट एग्जाम में 2019 को अगर छोड़ दें तो 18 एंड 17 में दोनों साल, यस दोनों साल 18 एंड 17 में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था. जनरली एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को याद नहीं होते हैं और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो बात ही छोड़ दो. तो बट हम लोग ये लेक्चर्स के अंदर आरपी ट्रिक्स के साथ, यस आरपी ट्रिक्स के साथ में हम लोग एलिमेंट्स को याद भी करेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी ट्रिक्स पढ़ेंगे. जैसे आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक जो सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखा है उसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे और उसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं. बट जो मैं आपको ट्रिक्स दूंगा उसके बाद वो एक्सेप्शंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे. सो यू हैव टू फॉलो द लेक्चर्स नंबर वाइज, प्रॉपरली फॉलो करना है. हर एक चीज को बेटा नोटबुक में अच्छे से लिखना है. फिर आपका डीएनए ब्लॉक का हर क्वेश्चन राइट होगा. मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन दूंगा बिकॉज ये भी थ्योरेटिकल टॉपिक है बट हर एक चीज मैं आपको लिख के दूंगा, दैट इज फॉर श्योर. Now students, generally when we talk about any block, basically entire periodic table consists of 4 blocks: S block, P block, D block and F block. So when we start with any block, we don't start with the definition directly, ठीक है ना. ये जो concept है block का वो आया कहाँ से, तो basically जब मैं आपको इसका introduction दूंगा तो उससे आपका concept बहुत ही clear हो जाएगा कि ये blocks का system आया कैसे है. तो students, before starting any block element, we always start with Ohba principle. I hope सबको Ohba principle पता होगा. You studied Ohba principle in yes structure of atom. So Ohba principle अगर आप फॉलो करते हो तो आपके कंसेप्ट बहुत सारा क्लियर हो जाता है जो ब्लॉक्स के बारे में. सो बिफोर स्टार्टिंग एनी ब्लॉक एलिमेंट वी ऑलवेज स्टडी Ohba principle. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है. तो इसमें मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट क्लियरिंग. और इसके अंदर बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे. एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स जो है वो एमसीक्यूज को उनको देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स. बट ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग हमेशा ऑफ्बा प्रिंसिपल पढ़ते हैं. दिस इज यू शुड रिमेंबर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. इफ आई स्टार्ट विद ऑफ्बा प्रिंसिपल, ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है. ऑफ्बा का मतलब होता है बिल्डिंग अप, इंक्रीजिंग एनर्जी, लाइक ऑफ्बा प्रिंसिपल. ठीक है, सपोज मैंने ये जो टेबल बना है ये जो, ठीक है, अगर इसमें है ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं शेल नंबर जिसको आप पीरियड नंबर भी बोल सकते हो. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सब शेल. Shells are further divided into subshells. Very good. Now at present जो हमारा periodic table है, ठीक है ना, जो modern periodic table है उसमें 7 periods है. ठीक है, so we'll write here shell number 1, period number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. 7 periods है तो मैंने 7 numbers लिख दिए. ठीक है ना. तो जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल इन कर रहे हैं, ऑफ्बा प्रिंसिपल बेसिकली क्या इंफॉर्मेशन देता है, द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स. तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाता है अकॉर्डिंग टू ऑफ्बा प्रिंसिपल, n+l रूल जो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सिखाया था उसके हिसाब से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में. n का वैल्यू 1,
L का वैल्यू 0, ठीक है, तो 1s में गया। फिर नेक्स्ट वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, और 2s के बाद जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो जाता है 2p में। n प्लस एल वैल्यू के हिसाब से ये डिसाइड होता है, ठीक है। सो 2s के बाद 2p में गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स 3 की, तो 3 के अंदर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p में, फिर जाएगा 3d में। नहीं, गलत है, 3d में नहीं जाएगा, पहले 4s में जाएगा। यस, पहले किस में जाएगा? 4s में, फिर आता है 3d में, और फिर आता है बच्चों 4p। ये सबको पता है, हमने ऑपर प्रिंसिपल पढ़ा है, खाली उसको लिखने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें, ये आपका 3p है, ये 4p है, और यहां से बेटा आपका 3d शुरू हो गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे, अभी आप बोलोगे सर 4d कहाँ गया, तो 4d बेटा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा फिल इन होता है? 5s अकॉर्डिंग टू ऑब्बा प्रिंसिपल, ठीक है, मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ। उसके बाद आता है 4d, और यहाँ पे आएगा आपका 5p। क्या आ गया? 5p। फिर अगर सिक्स्थ शेल की बात करें तो 6s आएगा, 6s, ये 4d है तो यहाँ पे कौन सा आएगा? 5d आएगा, और यहाँ पे 6p आ जाएगा बेटा, 6p, ठीक है। उसके दौरान यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बेटा f ऑर्बिटल भी स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों के बीच में आ जाएगा 4f। यस, तो ये हो गया आपका 4f, तो 6s के बाद 4s, 4f के बाद 5d एंड 6 भी आएगा। ये सब किसके हिसाब से होता है? n प्लस एल रूल के हिसाब से। फिर जो लास्ट वाला है वो होगा बेटा आपका 7s, 7s के बाद में ये होगा 5d, तो ये कौन सा हो जाएगा? 6d, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 7p। बट अगर यहाँ पे 4f है, इसको आप लैंथोनाइड सीरीज बोलते हो, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? 5f आना चाहिए। यस, सो ये आपका ऑब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने क्या किया बेटा? क्लासिफिकेशन किया। इसको इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें जाएगा? 1s में, बिकॉज यहाँ पे देखो एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, तो सबसे पहले 1s में, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, एंड 4s के बाद 3d आएगा। 3p के बाद 3d नहीं आएगा, 4s के बाद 3p आएगा। तो जिनको सिर्फ थोड़ा सा अगर डिटेल में समझना है तो मैं उनके लिए सिर्फ ये एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 4s एंड 3p की, ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 4 है। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 3 है। यहाँ पे l का वैल्यू कितना है? 0 है। s है ना बच्चों, तो s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, और इसके लिए l का वैल्यू कितना है? 1 है, करेक्ट। तो आप बताओ, इसमें अगर हम लोग देखें तो इसका n प्लस एल कितना है? दोनों का n प्लस एल निकालो, चलो, n प्लस एल 4, इसका n प्लस एल भी 4, दोनों का n प्लस एल सेम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? n बाय n प्लस एल रूल क्या बोलता है? अगर n प्लस एल दोनों का सेम है तो जिसका n छोटा होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, करेक्ट। तो पहले 3p में जाएगा कि 4s में जाएगा? 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। अगर मैं 4s और 4d को 3d को कंपेयर करूं तो इसका n प्लस एल कितना है? इसका n प्लस एल है बेटा आपका 4, इसका n प्लस एल कितना होगा? इसका n होता है कितना? 3 हो गया, और d के लिए बेटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 इज गोइंग टू बी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 और 5 में से बेटा बड़ा कौन है? अगर n प्लस एल अलग अलग है तो बेटा जिसका n प्लस एल ज्यादा रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा, जिसका n प्लस एल कम रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो ये है आपका ऑप्पा प्रिंसिपल, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग किया गया है, ठीक है। अभी हम लोग हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम लोग को ध्यान से सुनना है बच्चों, एकदम ध्यान से सुनना। अगर हम लोग बात करें s ऑर्बिटल की, तो s ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल इन होता है तो जो नंबर रहेगा n का वैल्यू, वही बेटा शेल नंबर भी है। देख लो, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। जो s के साथ में नंबर है वही शेल नंबर भी है। देख लो 2s, तो जो ये 2 है ये भी 2 ही है। देख लो ये 3 है तो ये भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है, s सबशेल में जाता है, तो इसका मतलब है वो आउटर मोस्ट शेल में ही जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन समझो 4s में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन समझो 4s में जा रहा है, तो 4s 1 हो जाएगा वो, ठीक है ना। बट शेल नंबर क्या है? 4 ही है ना,
तो आउटरमोस्ट भी तो 4 ही है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब s ऑर्बिटल में जाता है इसका मतलब वो कौन से शेल में जा रहा है? यस, आउटरमोस्ट शेल में जा रहा है। तो s ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन फिल होता है तो वो हमेशा कौन से वाले शेल में फिल होता है? आउटरमोस्ट शेल, जिसको हम लोग कौन सा शेल बोलते हैं? अल्टीमेट शेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा शेल? अल्टीमेट शेल। तो इसका मतलब ये हुआ कि s ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो बेसिकली अल्टीमेट शेल में, मतलब लास्ट शेल में जा रहा है। अगर मैं बात करूं बच्चों p की, तो p में अगर 2p में इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे आगे क्या है? 2 है, तो इधर भी तो 2 ही है। चलो इधर से रैंडमली उठाते हैं, p में 6p में अगर इलेक्ट्रॉन गया तो इसके आगे क्या है? 6 है, तो यहाँ पे भी 6 है। इसका मतलब जब आप इलेक्ट्रॉन s में डालते हो तो भी वो अल्टीमेट शेल में जा रहा है, और p में भी डालते हो तब भी वो अल्टीमेट शेल में ही जा रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक सबको समझा? करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ वी टॉक अबाउट स्टूडेंट्स, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल शुरू कहां से हो रहा है बेटा? यहाँ पे तो है ही नहीं डी ऑर्बिटल, शुरुआत यहाँ से हो रही है। तो अगर मैं डी ऑर्बिटल यहाँ से शुरुआत करूं तो डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो कौन से शेल में जा रहा है? थर्ड शेल में जा रहा है। ये आगे का जो नंबर होता है बेटा वो शेल रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? शेल। तो जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया तो वो कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन गया? बेसिकली 3 में, थर्ड शेल में गया। बट आपका शेल नंबर कौन सा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है? 4th। इसका मतलब जब, सुनना ध्यान से, जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो वन टाइम इनर द शेल जाता है, मतलब शेल नंबर कौन सा चालू हो गया है? 4th। बट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो किस में जा रहा है? थर्ड में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो अल्टीमेट शेल, मतलब आउटरमोस्ट शेल में नहीं जा रहा है, उसके वन टाइम इनर। वन टाइम इनर क्यों? क्योंकि ये 3 और ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है, देखो 1 का डिफरेंस है। ये 5 और 6 है और ये 6 और 7 है, तो वन टाइम इनर शेल में जा रहा है। सो हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे? वन टाइम इनर टू विच शेल? यस, वैलेंस शेल। या फिर अगर हम लोग ने ऊपर भी लिखा है तो हम लोग इधर भी क्या लिख लेंगे? अल्टीमेट शेल। वन टाइम इनर द अल्टीमेट शेल जा रहा है। यस, वन टाइम इनर द अल्टीमेट शेल जा रहा है, और वन टाइम इनर द अल्टीमेट शेल को बोलते हैं पेन अल्टीमेट शेल। वेरी इंपॉर्टेंट, पेन अल्टीमेट शेल। So pen ultimate shell is denoted by n-1। क्यों n-1? n का मतलब तो यही है, इसमें से एक माइनस करो तो देखो 3 हो रहा है। 5 ये आपका n है, उसमें से एक माइनस करो 4 हो गया। 6 में से एक माइनस करो 5d हो गया। 7 में से एक माइनस करो 6d हो गया। तो शायद से आपको एक और चीज समझ में आ गई होगी। f के लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, समझ में आ रहा है सबको? यस, वेरी गुड स्टूडेंट्स। सो f के लिए मैं क्या लिखूंगा अभी आप ही बोलो। सर f तो शुरुआत यहाँ से हो रही है, चलो कहां से हो रही है? यहां से शुरुआत हो रही है। F किस शेल में जा रहा है? 4th शेल में। बट शेल नंबर कौन सा चालू है? 6th वाला। देखना ध्यान से बच्चों, F वाला जो है आपका इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? समझो 4F में जा रहा है। बट 4F मतलब वो शेल कौन सा है? 4th शेल है। बट आपका शेल कौन सा, ऑनगोइंग शेल कौन सा है? 6 है। तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहाँ पे 5F और यहाँ पे कितना है? 7। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? वन टाइम इनर। यहाँ पे तो कोई ऐसा है नहीं, तो 0 टाइम हो गया। ये वन टाइम इनर टू द अल्टीमेट शेल है। यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? यस, इट इज 2 टाइम्स इनर टू द अल्टीमेट शेल। 2 times inner to the dash shell, ultimate shell, and therefore it is called as pre मतलब पहले। किसके पहले? yes, पेन अल्टीमेट शेल के पहले। तो इसको क्या बोलेंगे? प्री पेन अल्टीमेट शेल। सो दिस इज n-2। चलिए n-2 नहीं समझा बच्चों, अभी इतना इजी है। देखो ये 6 क्या है? n है। इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 होगा। यस, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 को अगर 5 बनाना है तो कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? यस, 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बेसिकली ये जो नंबर्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो कौन से शेल में जा रहा है? प्री पेनल्टीमेट शेल में। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग s और p की बात करेंगे तब इलेक्ट्रॉन हमेशा अल्टीमेट शेल में जाएगा। d की बात करें तो वन टाइम इनर, दैट इज पेनल्टीमेट शेल। एंड f ऑर्बिटल की बात करेंगे तो एक और टाइम इनर, मतलब 2 टाइम्स इनर द अल्टीमेट शेल, मतलब इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स इनर द अल्टीमेट शेल, दैट इज प्री पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा और डीप में समझना चाहते हो तो ध्यान देना। समझो मेरे पास में ये न्यूक्लियस है बच्चों,
दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, ठीक है। शेल स्टार्ट हो गए, समझो दिस इज द सिक्स्थ शेल, ठीक है, ध्यान देना जरा, ये आपका सिक्स्थ शेल है, अच्छे से लिख रहे हैं हम लोग, सिक्स्थ शेल है, ठीक है। एक एक चीज को बारीकी से समझना है, ठीक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है बट फिर भी मैं एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, आपको नोट्स अच्छे से मेंटेन करना है। नाउ इसके बाद में ये कौन सा शेल है बेटा, फिफ्थ शेल है, और ये आपका हो जाएगा फोर्थ शेल, ठीक है। सो ये फोर्थ शेल, ये फिफ्थ शेल और ये सिक्स्थ शेल। नाउ यू टेल मी, ये आपका न्यूक्लियस है। अगर मैं बात करूं सिक्स्थ शेल की, बेटा सिक्स्थ शेल की, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 6s में जा रहा है, तो 6s मतलब 6s यहां पे होना चाहिए, ये 6s हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4f में, तो फोर्थ शेल तो इधर है बेटा, तो 4f यहां पे होना चाहिए। 4f के बाद किस में जा रहा है, 5d में, तो 5d मतलब ये यहां पे होना चाहिए 5d। उसके बाद किस में जा रहा है, 6p में। स्टूडेंट्स जिनको नहीं समझा वापस बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग ऐसे होगा, देखो कैसे, 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, 4s 3d 4p एंड सो ऑन, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो आप बताओ, जब इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ शेल की बात कर रहा हूं, सिक्स्थ शेल ओपन हो गया, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 6s में, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p। क्या ये रेगुलर ऑर्डर में जा रहा है, एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं, नहीं, सबसे पहले आउटर मोस्ट में, फिर दो इनर, फिर एक आगे, फिर वापस लास्ट शेल में। तो इसको हम लोग बेटा नंबर कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले किसमें गया, 6s में, 6s के बाद किसमें जा रहा है, 4p में, 4p के बाद किसमें जा रहा है, 5d में, 5d के बाद किसमें जा रहा है, 6p में। ये नंबर्स मैंने कर दिए, करेक्ट। तो अभी सुनो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 6s में, 6s में इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है ना। s में गया मतलब वो आउटर मोस्ट शेल में जाएगा। तो ये आपका कौन सा शेल है बताओ, अल्टीमेट शेल। ये कौन सा है, अरे अभी तो सीखा है ना, कौन सा, पेनल्टीमेट शेल। और ये कौन सा है, प्री पेनल्टीमेट शेल। तो सबसे पहले 6s में गया इलेक्ट्रॉन, 6s के बाद किधर जाएगा, 6s में कितने जाएंगे, 2, s का कैपेसिटी 2 है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स कहां पे जाएंगे, 4f में जाएंगे, कहां पे जाएंगे, 4f में। तो 4f में तो 14 जा सकते हैं, f का तो कैपेसिटी 14 है। तो जब यहां पे इलेक्ट्रॉन, जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था और इसमें समझो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, तब ये भी खाली पड़ा था, ये भी खाली पड़ा था, समझ में आ रही मेरी बात, ये भी खाली पड़ा था और ये भी खाली पड़ा था। तो ये न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। बट जब 4f भरने लगेगा प्रोग्रेसिवली 1 to 14, 5d भी भरने लगेगा, तो कहना इसे बेटा, ये पूरा भरने की वजह से 6s और इस न्यूक्लियस के बीच में ये ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली 6s और न्यूक्लियस के बीच में, सुनना ध्यान से, 6s एंड न्यूक्लियस के बीच में कौन कौन से ऑर्बिटल्स है, 4f है एंड 5d है। तो ये दोनों इसके और इसके बीच में एक पर्दे का काम कर रहे हैं, स्क्रीन। सो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्क्रीन बोल सकते हैं। और इस इफेक्ट को ही हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। और सबको पता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी सिखाया था, स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा सबसे बेस्ट कौन प्रोवाइड करता है, S के बाद कम होता है P का, D का उससे कम, और F का सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। सो D एंड F का शील्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता है, और ये देखो दोनों के दोनों DF ही है। तो इस वजह से बेटा हम लोग फ्यूचर में जब हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट का। किसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट का, कि यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा फोर्स फील होगा, इन 6s इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस बहुत ज्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो जो 2 पेयर, जो सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, वो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेगा, और उस वजह से उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये कंसेप्ट समझा। 6s के बाद 6p में नहीं जा रहा है, 6s के बाद 4f, 4f के बाद 5d, 5d के बाद 6p। सर इसका ब्लॉक से क्या लेना देना है, अभी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। ब्लॉक से इसका बहुत ही गहरा नाता है, मैं अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना। आपको लगता है बच्चों ये दोनों आउटर मोस्ट है, करेक्ट, आउटर मोस्ट देख लो अगर ध्यान से, ये पूरा का पूरा ये साइड देखो, पूरा का पूरा 6s ही है खाली, ये देखो
ये पूरा का पूरा एस है। पीरियोडिक टेबल याद है सबको, थोड़ा बहुत आइडिया है? यस। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा भी याद रख सकते हो दिमाग में, तो आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन से ब्लॉक्स हैं? एस ब्लॉक है, देखो ना, एक्सट्रीम लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट। ऑब्बा प्रिंसिपल ये पूरा यही सिखाना चाहिए एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर में। ऑब्बा प्रिंसिपल के हिसाब से एस ऑर्बिटल, एस ब्लॉक एलिमेंट कौन सा साइड में आना चाहिए? एक्सट्रीम लेफ्ट में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पी ब्लॉक कहां आने चाहिए, देखो एकदम साइड में, कौन से? राइट हैंड साइड में। तो ये आपका पी ब्लॉक हो जाता है एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। अगर आपको ये पिक्चर इतना क्लियरली नहीं भी दिख रहा है तो आपको एटलीस्ट दिमाग में है कि एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट में होते हैं पीरियोडिक टेबल में, और पी ब्लॉक एक्सट्रीम राइट में होते हैं। और बीच में देखो एस और पी के बीच में, एस और पी के बीच में कौन है? डी। एस और पी के बीच में कौन है? डी। एस और पी के बीच में डी है। तो ये एस और ये पी के बीच में डी, और डी और एस के बीच में यहां पे पता है ना पीरियोडिक टेबल में बॉटम में रखते हैं हम लोग किसको? एफ ब्लॉक को। ये देखो एस और डी के बीच में, एस और डी के बीच में एफ ब्लॉक। यस। सो एक्चुअल में बेटा जो आपका पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया गया है वो ऑफ्बा प्रिंसिपल के हिसाब से ही है। पूरा पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ्बा के हिसाब से ही है। इसके लिए मैंने पहले आपको ऑफ्बा प्रिंसिपल सिखाया। तो सुनो बेटा, अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। किसी भी सबशेल का मैक्सिमम जो कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन्स का, किसी भी सबशेल का मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ही उसका ग्रुप नंबर भी होता है। सर नहीं समझा, नंबर ऑफ ग्रुप्स हो सकता है, वही उसका नंबर ऑफ क्या होता है? ग्रुप्स होता है। सर समझा नहीं तो ध्यान देना। अगर मैं बात करूं सबशेल, ध्यान दीजिएगा जरा, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, करेक्ट? व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी? मैक्सिमम कैपेसिटी, यस इट इज 2। एस ऑर्बिटल, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, पी सबशेल में 6। अभी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2। ऑर्बिटल मतलब मैक्सिमम 2। ऑर्बिटल और सबशेल में फर्क है। सबशेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। सो p में px, py, pz है, तो px को ऑर्बिटल बोलते हैं, py को भी ऑर्बिटल, pz को भी ऑर्बिटल। सिर्फ p बोलूंगा तो वो सबशेल हो जाएगा। d का कैपेसिटी होता है 10, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक ऑर्बिटल में 2, तो 5 2 10। इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 7 2 14। तो स्टूडेंट्स आप बताओ, मैक्सिमम कैपेसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो आप बताओ एस सबशेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है? 2 ही है, तो इसके नंबर ऑफ ग्रुप्स भी कितने होंगे? सिर्फ 2 ही होंगे। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में, यस इट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, 2 ही ग्रुप से बेटा। एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगर हम लोग बात करें पी ब्लॉक की, तो इसमें टोटल कितने? 6 ग्रुप्स होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो अगर इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 6 है तो इसमें ग्रुप नंबर कहां से? 13 टू 18, 13 टू 18, तो 13 14 15 16 17 18, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 6 हो गए। 13 14 15 16 17 18 पूरा पी ब्लॉक है वो, करेक्ट ना? उसके बाद आता है डी ब्लॉक। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रुप नंबर, ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड हो गया, 13 टू 18 हो गया, तो इट इज गोइंग टू बी 3 टू 12। यस, 3 टू 12 इज गोइंग टू बी 10, करेक्ट? उसके बाद में यहां पे टोटल कितने ग्रुप्स होने चाहिए? 14 होने चाहिए ना, सबके तो है ना, तो यहाँ पे 14 होना चाहिए। पर आपने पीरियोडिक टेबल अगर ध्यान से देखा है तो एफ ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं दे ऑल आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, एंड दैट इज ग्रुप नंबर 3rd at the bottom of periodic table, bottom of periodic table, they are placed at the bottom of the periodic table। सर हमको एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप बोल रहे हो कि जो मैक्सिमम कैपेसिटी होता है वही नंबर ऑफ ग्रुप्स होते हैं, तो इनके हिसाब से 2 ग्रुप, इसको 6 है, इसको 10 है, तो इसको 14 ग्रुप्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? थ्योरेटिकली होना चाहिए, बट नहीं होता है। उसका रीजन भी बता देता हूँ। उसका रीजन है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, F block elements are so similar, they are very similar, or they are very much similar to each other, so similar in
properties that they all are condensed and are put in third group of periodic table, राइट। और अगर हम लोग बात करें तो इसमें दो सीरीज है 4f एंड 5f। 4f जो है इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज, विच सीरीज स्टूडेंट्स, लैंथेनाइड सीरीज। एंड 5f जो है उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है, इसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आप बोलो तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, आउटरमोस्ट शेल में जा रहा है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में जा रहा है। तो इसके लिए बेटा इनको हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ये स्कूल में पढ़ाया होगा आपको। दीज आर आल्सो नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डी में एक वन टाइम इनर जा रहा है, इसलिए इसको बेटा हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। अभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स का बेटा डेफिनेशन अलग ही है, वो हम लोग आगे लेक्चर में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है। और ये बेटा टू टाइम्स इनर है, तो इसके बेटा इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। इन सबका डिटेल में कंसेप्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सो दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इसमें टोटल कितने ग्रुप्स हैं, एस में 2 1 and 2, पी में 13 to 18 एंड इसमें 3 to 12, और इसमें कितना है बेटा एक ही है, बिकॉज सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। अभी हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डी ब्लॉक है। बट बिफोर स्टार्टिंग डी ब्लॉक में इन सबके डेफिनेशंस आपको बाय ऐड करूंगा, बहुत ही अच्छे ट्रिक्स है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर इसका एक बार फोटो ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर, चलो आगे बढ़े। अभी देखना ध्यान से देखना, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। किसी भी एलिमेंट्स को अगर हम लोग को ब्लॉक वाइज क्लासिफाई करना होता है, जो मैं बोल रहा हूँ सुन रहे हैं सब लोग, सुन रहे हैं, यस वेरी गुड। तो किसी भी ब्लॉक के अगर एलिमेंट्स को या फिर किसी भी एलिमेंट को अगर ब्लॉक वाइज क्लासिफाई करना है तो आपको बच्चों उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन देखना होता है, और उस लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। सो एलिमेंट्स कैन बी classified into blocks on the basis of last electron. This is very important. They can be classified into different blocks on the basis of last electron. ये बेटा आप लोग इसको RP ट्रिक ही यूज कर लो, क्योंकि मैं अभी आपको चारों ब्लॉक्स के डेफिनेशंस बाय हार्ट कराने वाला हूँ, बट उसमें कुछ भी हम लोग रट्टा नहीं मारने वाला है। कंसेप्चुअली इतना साउंड तरीके से पढ़ेंगे कि आपको पूरे डेफिनेशंस याद आ जाएंगे, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो देखें तो ध्यान देना, इफ आई टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ एनी ब्लॉक एलिमेंट, तो उसका बेटा क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो जिसको हम लोग कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यस इट इज आल्सो नोन एज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। सो जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में जा रहा है, किस ऑर्बिटल में जा रहा है वो मैटर करता है, और वो ऑर्बिटल जो है वो कौन से शेल में प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वापस बोलो कि जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है, और वो ऑर्बिटल कौन से शेल में है, ये है आपका आरपी ट्रिक, ठीक है। चलो अभी ये जो आरपी ट्रिक है इसका क्या यूज है सर वो बताओ। बच्चों चारों ब्लॉक्स हो गए आपके, कैसे ध्यान देना। अभी एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाउ टू डिफाइन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसके बाद हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स के वीडियो बनाने वाले हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर, ये कॉमन है सब में, S block elements are those elements in which the differentiating electron enters into which orbital, ये orbitals है, ये क्या है orbitals, और ये क्या है shells है। तो सुनो, enters into which orbital, s orbital, correct। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, s orbital,
of which shell, students? Ultimate shell. So basically how you define S block elements? S block elements are those elements in which the differentiating electron, इसको मैं A नाम दे देता हूं, fill in the blanks, और इसको नाम दे देता हूं B, ठीक है ना? तो A में क्या आएगा? The differentiating electron enters into which orbital? S orbital, S orbital, and B में क्या आएगा? कौन सा? शेल, अल्टीमेट शेल। ये ही आपका डेफिनेशन है बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस वालों स्टूडेंट्स के लिए बेटा। अल्टीमेट शेल मतलब एन, राइट? चलो मेरे साथ एक बार बोलो सब लोग, what are S block elements? S block elements are those elements in which the differentiating electron enters into which orbital? एक ही जगह पे S orbital of dash, S orbital of dash, it is ultimate shell. अगर मैं बात करूं P block elements, now I leave up to you how will you define P block elements, students? P block elements को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? चलो मेरे साथ स्टार्ट करें। P block elements are those elements in which the differentiating electron enters into which orbital? P orbital of which shell? Ultimate shell. तो बच्चों इसमें भी एक ही जगह पे क्या आएगा? P orbital आएगा, ठीक है ना? और यहाँ पे B की जगह पे सेम आएगा आपका कौन सा शेल? अल्टीमेट शेल। मतलब कौन सा? N, और यहाँ पे भी N। वेरी गुड। नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर D ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना? जिन स्टूडेंट्स को कंसेप्ट वाइज पढ़ना है उनको मेरे लेक्चर्स अच्छे से समझ में भी आएंगे और उनको अच्छे भी लगेंगे, ठीक है? शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे हम लोग लेकिन कंसेप्ट्स के बाद, ठीक है? चलो स्टूडेंट्स, तो इफ आई वांट टू डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ ए एंड बी? चलो मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूं, ये दोनों डेफिनेशन आप लोग मुझे बताओ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ए की जगह पे क्या आएगा, बी की जगह पे क्या आएगा? ठीक है, टाइम सोच लिया, ठीक है? बड़े तो सुनो, when I talk about D block elements, D block elements are those elements in which the differentiating electron enters into which orbital? Yes, D orbital of which shell? Ultimate shell? नहीं, कौन सा? Pre penultimate shell? No, it is going to be penultimate shell. Very very important. It is going to be penultimate shell. So penultimate shell is going to be n minus कितना? 1 की 2। penultimate मतलब second last, second last मतलब n minus 1, करेक्ट? ठीक है? अगर हम लोग F block की बात करें तो F block elements are those elements in which the differentiating electrons enters into which orbital? F orbital, ठीक है ना? It will be F orbital of which shell? Pre-penultimate shell, pre-penultimate shell, and we are going to say it as what? n minus 2, ये आपका F block का। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम लोग चारों ब्लॉक्स के डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं। पढ़ाई ऐसे करनी है हमको, F ब्लॉक, D ब्लॉक, S ब्लॉक एंड P ब्लॉक, ये सब हमने पढ़ लिया। तो ये चारों के चारों ब्लॉक्स का हमारा डेफिनेशन हो गया, किस ऑर्बिटल में जा रहा है, कौन से शेल में जा रहा है, वो भी हमने पढ़ लिया बेटा, ठीक है? चलो अभी हम लोग बेटा पढ़ेंगे हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। सर उसका कैसे कंसेप्ट है? आप मुझे ये बताओ, ऑब्बा प्रिंसिपल देखो सब लोग, देख रहे हैं? बताओ अभी इसमें कितने हैं? डी सीरीज कितने हैं? सर डी सीरीज लिखेंगे, ध्यान से देखना, डी सीरीज 1 2 3 4, 4 है। तो इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल कितने सीरीज होंगे? 4 सीरीज होंगे। अगर आप लोग चाहो तो इसको एक बार फोटो ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल कितने सीरीज होंगे? 4 सीरीज होने चाहिए हमारे पास, ठीक है? तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो हमारे पास में टोटल कितने सीरीज होंगे? 4। सो डी सीरीज
ठीक है ना, D सीरीज इट इज गोइंग टू बी 3D 4D 5D एंड 6D, 3D 4D 5D एंड 6D, करेक्ट है। इसको हम लोग बेटा फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, ये फर्स्ट है, इसको हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलेंगे, ठीक है ना। अभी ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं वो हम लोग अभी तक आएंगे, अभी तक हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसको हम लोग थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज बोलेंगे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ये डी सीरीज, अगर इसी के अंदर मैं एक और इंक्लूड करूं पीरियड नंबर, तो आप बताओ जो 3D सीरीज आ रहा है वो कौन से पीरियड में आ रहा है, वो पीरियड में आ रहा है बच्चों फोर्थ पीरियड में। तो ये देखो वेरीफाई भी हो रहा है, पीरियड नंबर मतलब n, तो ये अगर n का वैल्यू 4 है तो ये 3 हो गया ना, मतलब n-1। 4D किस में आ रहा है बेटा, 5 में आ रहा है, एंड सो ऑन 6 एंड 7। सो टोटल कितने हैं, यस 4 सीरीज है। हर सीरीज में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली आपका एक क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू क्वेश्चन, डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट्स है, 40 एलिमेंट्स। 40 कैसे, 10 इन ईच सीरीज मल्टीप्लाइड बाय 4 सीरीज, सो बेसिकली 40 एलिमेंट्स हो गया, ठीक है ना। अगर आपको एक और इंफॉर्मेशन चाहिए तो डी ब्लॉक जो है बेटा दे फॉर्म 60% ऑफ द एंटायर known elements in the periodic table. I said known elements in the periodic table. Remember the statement, 60% of the entire periodic table जिसमें known elements के अगर हम लोग साथ में कंपेयर करें तो सो डी ब्लॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग बात करें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट, एलिमेंट्स की बात करें तो 3D में, 3D की बात करें तो इसको टेबल फॉर्म में देखेंगे तो अच्छे से, जब तक मैं खुद अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं बना के दूंगा बेटा तो आप लोग कैसे मेरे नक्शे कदम पे चलोगे। सो फर्स्ट इट कम्स टू द टीचर एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें तो ये देखो, अगर हम लोग इसमें बात करें तो इस सीरीज के अंदर जो एलिमेंट्स है, फर्स्ट जेट इज 3D सीरीज, जो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट है वो है बेटा स्कैंडियम। कौन सा एलिमेंट है, स्कैंडियम। तो द फर्स्ट एलिमेंट इज स्कैंडियम इस सीरीज का, और लास्ट जो है इस सीरीज का लास्ट एलिमेंट है वो है जिंक। मैं आपको पूरे के पूरे डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स टिप ऑफ द टंग करा दूंगा। अभी मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 4D सीरीज की तो द फर्स्ट एलिमेंट इज yttrium, yttrium, and the last element is cadmium, it is cadmium। आगे बढ़े, उसके बाद में अगर 5D सीरीज की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट इज इट इज लैंथनम। लैंथनम और लैंथेनाइट्स का थोड़ा सा मेल मिलाप है, मैं आपको बताता हूँ। लैंथनम जो है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट ऑफ लैंथेनाइट सीरीज। लैंथेनाइट सीरीज का मतलब पूरा का पूरा एफ ब्लॉक, बट लैंथनम इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, इट इज नॉट एन एफ ब्लॉक एलिमेंट, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर यहाँ पे 14 एलिमेंट्स का गैप आ जाता है, 14 एलिमेंट्स का क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। फिर स्टार्ट होता है हैफनियम एंड लास्ट में आता है मर्क्यूरी। क्या आता है, मर्क्यूरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो हैशटैग दिया है वो क्या है बेटा, ग्रुप कितने का गैप है, 14 एलिमेंट्स का गैप है। उसके बाद में यहाँ पे आता है एक्टिनियम, ये एक्टिनाइट सीरीज के पहले है, यहाँ पे वापस 14 एलिमेंट्स का गैप आ जाएगा, ये आ जाएगा रुदरफोर्डियम RF, और यहाँ पे आ जाता है लास्ट एलिमेंट CN, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर नीशियम। बहुत सारे बुक्स में बेटा ये यहाँ पे UUB भी लिखा होता है, क्योंकि जनरली हम लोग 100 के ऊपर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका IUPAC नेम यूज करते हैं। UUB स्टैंड्स फॉर 112, करेक्ट, 112 बायम, ठीक है ना। तो आप दोनों में से जो भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, मैंने आपको दोनों लिखवा दिया, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले इनका जो एटॉमिक नंबर स्टार्ट होता है इट स्टार्ट्स विद 21, इट स्टार्ट्स विद 21 के बाद 10 एलिमेंट, 9 और एलिमेंट होंगे तो टोटली मिला के 10 हो जाएंगे, इट इज 30, ठीक है, ये हो गया 30। उसके बाद में इसके अंदर हम लोग 18 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 38,
38 और इसमें भी ऐड करो बेटा 18, मैं ये साइड में लिख रहा हूँ 48, ठीक है ना। तो ये 38 एंड 48 हो गया, ठीक है। यस, नेक्स्ट उसके बाद आता है नेक्स्ट लैंथनम, इट इज 57 और ये है आपका 72, 14 एलिमेंट्स का गैप है 72 और ये है आपका 80, कितना 80, करेक्ट। इसमें 32 ऐड करो, इसका है 89, ये है आपका 104, कितना 104 और ये है बेटा 112। सो ये आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। अगर आप बोलोगे सर हमको याद ही रखना है, हमको कोई ट्रिक भी दे दो, तो देखो ये तो 21 सबको याद ही रखना है, तो फिर इसमें बेटा अगर हम लोग 9 एलिमेंट और जोड़ देंगे, सर 9 की 10 होते ना, तो ये तो एक हो गया ना, और 9 होंगे ना बेटा, तो इसमें हो गया आपका ये। उसके बाद में हम लोगों ने इसमें कितना ऐड किया, 18 ऐड किया, तो ये बाय मिस्टेक हो गया, ये कितना आ जाएगा 39 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39, तो 39 और ये कितना हो जाएगा 48, 18 ऐड किया ना, ठीक है। फिर इसके अंदर वापस से हम लोग ने कितना ऐड किया 18 और इसमें हम लोग बेटा 14 ऐड करेंगे, ताकि वो मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं कौन से एफ ब्लॉक के वो इसमें कवर हो जाए, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 80, ठीक है। उसके बाद में ये ऐड हुआ इसमें अभी इसमें 32 ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे 14 भी थे। इसी तरीके से बेटा हम लोग इनका भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये हो गया आपके कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स, 3D सीरीज के डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, स्कूटी यामाहा ला, ये तो मैं आपको जब ये एलिमेंट्स बताऊंगा तब याद करूंगा, स्कूटी यामाहा ला, ठीक है। यहाँ पे जिनी कनाडा होगा, जिनी कनाडा होगा, ठीक है। तो बच्चों याद रखना ये जो हैश टैग है वो क्या है, इट्स अ एफ ब्लॉक एलिमेंट जो बीच में आता है। तो यहाँ पे टोटल आपके कितने एलिमेंट्स हो गए, 40 एलिमेंट्स हो गए। अभी अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो क्या होगा, वो ध्यान दीजिए। यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से शुरू हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आ रहा है, NS आ रहा है, और फिर कौन आ रहा है 3D आ रहा है, मतलब n का वैल्यू कितना है 4 है, n का वैल्यू जो भी रहेगा उससे एक कम क्या रहेगा d। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो n-1 d हो गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 1 to 10, क्योंकि प्रोग्रेसिव फिलिंग के हिसाब से 1 to 10 हो जाएगा। और उसके बाद कौन है 4s है, इसको 4s फिर ये भी लिख सकते हैं, तो 4s इज नथिंग बट ns, ये कितना हो जाएगा बेटा 1 to 2, बिकॉज सम एक्सेप्शंस आर देयर स्टेबिलिटी की वजह से। एक्चुअल में होना कितना चाहिए 2 होना चाहिए, बट स्टेबिलिटी की वजह से बेटा 1 to 2, जैसे आपने पढ़ा होगा क्रोमियम एंड कॉपर के केस में एक इलेक्ट्रॉन स्विच हो जाता है, यस। और इसके जस्ट पहले कौन सा एक गैस आएगा, नोबल गैस, तो इन दोनों में तो नोबल गैस आएगा, यहाँ पे नोबल गैस के साथ में और कौन आएगा 4f आएगा, और इसमें क्या आएगा 5f भी आएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं इन सब एलिमेंट्स के बारे में, ध्यान देना ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम लोग स्टॉप कर रहे हैं आज का लेक्चर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरे के पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का 40 के 40 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा भी, उनको याद रखना है कैसे 30 सेकेंड्स के अंदर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको आ जाए, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो सुनो, लास्ट एंड फाइनली इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। If I talk about electronic configuration, इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शंस आएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, और पूरे के पूरे 40 के 40 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये स्टूडेंट मैं आपको याद करवा दूंगा, बहुत ही इजी तरीका बनाया मैंने, ध्यान से देखना। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, n-1d। तो अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो n का वैल्यू कितना है 4 है, इस सीरीज के लिए n का वैल्यू कितना बच्चों 4 है, तो 4 अगर n का वैल्यू है तो यहाँ पे 4 पुट करो, यस इट इज 4 - 1 3D, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D 1 to 10, ns 1 to 2, मतलब n का वैल्यू तो 4 है, 4s 1 to 2, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और
21 के जस्ट पहले, 21 के जस्ट पहले कौन सा नोबल गैस आता है? आर्गन, विच इज 18। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। आर्गन के बाद नेक्स्ट नोबल गैस कौन सा आता है? क्रिप्टॉन, xenon and radon. Very good. It is going to be 18 plus 18, 36 plus 18, 54 plus 32, it is 86. अभी बताओ इस सीरीज के लिए 4D ट्रांजिशन और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज के लिए बेटा n का वैल्यू कितना है? 5 है। तो यहाँ पे 5 पुट करो, 5 minus 1, yes it is 4, 4 1 to 10, 4D 1 to 10, 5s, 5s यहाँ पे कुछ याद रखना है। Yes, it is 0 to 2. Yes, it is 0 to 2, not 1 to 2. यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क डाल रहा हूँ। पूरे के पूरे डी ब्लॉक में एक ही ऐसा एलिमेंट है, that is पैलेडियम। ये एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसके s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। This is very very important. s ऑर्बिटल मतलब आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में, बाकी अंदर तो है, आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36, इट इज 4d10, 5s0 एक्सेप्शनल है और इसका एटॉमिक नंबर है 46। सो देखो यहाँ पे 36 प्लस 10, 46 प्लस 0 46। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यू शुड रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वजह से इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 5s 0 to 2 होगा। ऐसा कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होगा जो आपको बेटा 5s या 6s या 4s 0 दे देगा बेटा। सब में बेटा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहेगा, सिर्फ यही एलिमेंट है पैलेडियम। सो यू शुड रिमेंबर। मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया था, जितने भी एक्सेप्शनल केसेस है मैं आपको हर एक चीज बताते जाऊंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, नोट्स आपके प्रॉपर्ली कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़े। इसके बाद में अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कौन सा सीरीज है? 5D सीरीज है। तो देखो 5D सीरीज में बेटा 4f भी आ रहा है, 4f भी है और 6s भी है। तो अगर मैं इसको यहां से देख के डायरेक्ट लिख दूं तो पहले तो 4f, फिर 5D और 6s। अभी यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे बच्चे सोचते रहेंगे सर पहले तो 6s में जाता है, 4f में फिर बाद में आएगा, फिर 5D में, तो आप लिखने के टाइम में ऐसा क्यों लिख रहे हो? बहुत ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, बट डू रिमेंबर इलेक्ट्रॉन फिलिंग हम लोग ऐसे लिखते हैं औबा प्रिंसिपल के हिसाब से, बट हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। क्यों ऐसा लिखते हैं? उसका रीजन, पहले 4th शेल, फिर 5th शेल, फिर 6th शेल। तो आपको जो भी डाउट आ रहा है, नो डाउट वो गलत नहीं है, वो डाउट है, बट मुझे पता है, मैं भले आपसे फिजिकली आपको नहीं देख पा रहा हूँ, बट मुझे पता है कि आपको डाउट क्या आएगा, वो मैं पहले से जज कर लेता हूँ। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, उसमें आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। सर आपका नंबर तो दिए देता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4f है, तो 4f क्यों लिखा पहले पता चला, ऐसे लिखना तो चाहिए था 6s 4f फिर 5d, बट हम लोग लिखने के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में उल्टा लिखते हैं, सो दैट सबसे पहले अंदर वाला शेल, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला, ठीक है। अगर हम इसको उल्टा भी लिखते हैं तो गलत नहीं है, बट ये ट्रेंड हम लोग फॉलो करते हैं। 4f के अंदर पूरा का पूरा 14 ये प्रोग्रेसिव फिलिंग हो जाता है, क्योंकि हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे 1 to 10 और यहाँ पे 6s आपका हो जाएगा 2, ठीक है ना। सो डू रिमेंबर यहाँ पे 1 to 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखेंगे 6s 2, बिकॉज इसके पहले 6s के बाद 4f आ चुका है, फिर 5d में जा रहा है, तो इसमें ऑलरेडी जनरली भरा हुआ रह जाता है। तो इसमें बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बहुत कम होता है, तो जनरली हम लोग 2 ही लिखते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग आते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो यहाँ पे अभी इसको बेटा आप ही देख के बताओ, 4f के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए 5f, 5f के बाद 6d और यहाँ पे क्या आना चाहिए 7s आना चाहिए। तो 7s में डेफिनेटली 2 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हाट 6d सीरीज, 5d सीरीज, 4d सीरीज एंड 3d सीरीज। पूरे के पूरे चारों सीरीज के हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए हैं। तो ये हम लोगों को बेटा अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, नेक्स्ट लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 2 में मैं स्कैंडियम से लगा के जिंक, ऐसे बेटा सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे लिखूंगा और किसमें क्या मतलब एक्सेप्शन है वो भी बताऊंगा।
बट एक ही बात है, अच्छे से नोट्स मेंटेन करना है। सर हम लोग नोट्स मेंटेन करने वाले हैं, आप बार बार मत बोलो, ठीक है अभी से नहीं बोलूंगा, बट आपको चीजें बेटा याद रखने में हर एक छोटी से छोटी चीज बताऊंगा। और आपने देखा है मुझे इनऑर्गेनिक भी आता है, ऑर्गेनिक भी आता है, फिजिकल भी आता है, बट मैं जो वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ पहले वो सिर्फ इनऑर्गेनिक के बना रहा हूँ, क्योंकि जनरली जो ट्रेंड होता है स्टूडेंट्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटना है रटना है रटना है, नहीं बच्चों समझना है उसको, ठीक है ना। अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे K2CR2O7 का बहुत सारे रिएक्शन आते हैं, मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बैलेंस करने ही नहीं आता है, बट वो हम लोग आरपी ट्रिक से पढ़ेंगे, कंसेप्ट देन ट्रिक, नो डायरेक्टली ट्रिक्स नहीं, कंसेप्ट देन ट्रिक। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थिंक सबको याद हो गए होंगे, ये कैसे आए वो भी मैंने आपको बता दिए। तो स्टूडेंट्स आप मुझे सच में बोलो अभी कि क्या ऑब्बा प्रिंसिपल में जो भी हम लोग से कनेक्टेड था वो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा, और उस वजह से बेटा ये कंसेप्ट बहुत ही इजी लगा है। बट दिस इज पार्शियल इंट्रोडक्शन। आगे वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोग इन सब एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, फिर उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कौन ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। जनरली मैंने देखा है इसका डेफिनेशन डायरेक्टली बोल जाता है कि इसको ये ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, बट उसका रीजन हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड द लेक्चर, हर एक छोटी से छोटी चीज मैंने बताई है, नोट्स में आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लेना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो लेक्चर नंबर 2 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव फॉलोड द लेक्चर। थैंक यू क्लास।